हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं आपका दोस्त आपके लिए बहुत ही प्यारी सी क्लास लेके आया हूँ दोस्तों आज की क्लास है भौतिक विज्ञान यानी फिज़िक्स की। आज हम इसको बहुत ही जल्दी अच्छे से इसको ख़त्म करेंगे, पूरी फिज़िक्स को देखेंगे दोस्तों आपको बता दूं, आप चाहे किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों, ये क्लास आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि दोस्तों इसमें क्या है, टू द पॉइंट दिया है। क्या दिया दोस्तों? टू द पॉइंट। अगर आप इतना ही पढ़ के चले जाएंगे तो साइंस में अगर फिज़िक्स से एक भी क्वेश्चन बनेगा तो आपका वो क्वेश्चन नहीं बचेगा दोस्तों। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ दोस्तों, क्योंकि इसमें बहुत अच्छे से दे रहा है। इसकी आपको पीडीएफ चाहिए तो विजन ऑल एग्ज़ाम टेलीग्राम चैनल से इसकी पीडीएफ ले सकते हैं दोस्तों। वहीं पर दोस्तों आपको, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे दोस्तों। और दोस्तों ये सभी एग्ज़ामों के लिए महत्वपूर्ण है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं मूल राशियाँ। किसकी दोस्तों? मूल राशियाँ। मूल राशियाँ वे राशियाँ होती हैं जिनका हम मापन कर सकते हैं। जैसे आपकी लंबाई कितनी है उसका मापन कर सकते हैं, तो वो क्या है, लंबाई क्या है, एक मूल राशि है। समय का मापन कर सकते हैं, कितना टाइम हो गया, कितने समय पे एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर पहुँचे हैं, तो इसका मापन हो सकता है। तो समय क्या है, एक मूल राशि। द्रव्यमान यानी मास, किसी व्यक्ति का कितना द्रव्यमान है, वजन है या भार है, जिसका भी हम एक तरह से मापन कर सकें, वो क्या है, मूल राशि। और मूल राशि अपने में मूल होती हैं, यानी एक तरह से स्वतंत्र होती हैं, वो किसी पर निर्भर नहीं होती हैं। क्या दोस्तों? स्वतंत्र राशियां होती हैं, ये किसी पर निर्भर नहीं होती हैं। मूल राशियों की संख्या बता दें, 7 है। ठीक है दोस्तों। और मूल राशियां मापने के लिए क्या, मूल मात्रक का प्रयोग होता है। ये तो होगी मूल राशियां। और दूसरी होती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। कौन सी दोस्तों? व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों पर निर्भर रहती हैं, यानी ये जो मूल राशियाँ हैं इन पर क्या निर्भर रहती हैं। कौन सी? व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों पर निर्भर होती है, जैसे बल हो गया, संवेग हो गया, त्वरण हो गया। ये क्या है, ये ड्राइव्ड क्वांटिटी हैं, यानी व्युत्पन्न राशियाँ हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये तो समझ में आ गया हुआ। जो मापने की विधि है वो है, 4 विधि हैं। एक तो CGS पद्धति है, MKS पद्धति है, और FPS पद्धति है, और SI पद्धति है। जो MKS पद्धति है इसका ही स्वरूप क्या है, SI पद्धति। तो हम इसको देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं CGS की। किसकी दोस्तों? CGS। CGS अब आपको यहीं से समझ में आ रहा होगा। C से सेंटीमीटर, G से ग्राम, और S से सेकंड। तो हम जो लंबाई है CGS में, लंबाई को किस में मापते हैं? सेंटीमीटर में। द्रव्यमान को ग्राम में, समय को सेकंड में दोस्तों। ये क्या है, ये फ्रेंच पद्धति है, मैट्रिक्स पद्धति है। तो इसकी CGS की जो फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड। मात्र आपको ये याद रखना है, लंबाई को सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को ग्राम में, और समय को सेकंड में। वहीं जो MKS है तो जो लंबाई को किस में मापेगा? मीटर में। ठीक है, मीटर में, ये नीचे लिखा है। और द्रव्यमान को किस में? किलोग्राम में। और समय को सेकंड में, यानी मीटर, किलोग्राम, सेकंड। और इसका ही एक तरह से आगे का स्वरूप क्या है, SI मात्रक। ठीक है दोस्तों। यही बात करें FPS पद्धति में, तो इसमें भी वही आएगा। लंबाई किस में? फुट में, द्रव्यमान पाउंड में, और समय सेकंड में। आपको याद रखना है जो समय है तीनों में किस में? सेकंड में है। ठीक है दोस्तों, समय सेकंड में ही है। अब बात करें SI पद्धति की, तो मैंने बताया था जो SI पद्धति है वो MKS पद्धति का ही परिवर्तित रूप है। ये पेरिस में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय मापतौल महाअधिवेशन 1960 में स्वीकृति प्रदान की गई। वर्तमान में कितनी? 7 मात्रक हैं। कुल मात्रक कितने? 7 मूल मात्रक। लंबाई, द्रव्यमान, ये तो हो गए मूल मात्रक, मूल राशियाँ कि लंबाई, द्रव्यमान और समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ का परिमाण।
तो लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। तो लंबाई को किस में मापते हैं? मीटर में। द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड में, ताप को केल्विन में। ठीक है, कभी कभार ताप को सेल्सियस में दे देता है लेकिन वो गलत हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, क्यों? ऐसा ही मात्रक क्या है? केल्विन। वैसे तो सेल्सियस में भी नापते हैं लेकिन ऐसा ही मात्रक क्या है? केल्विन। विद्युत धारा एम्पियर, ज्योति तीव्रता कैंडेला, पदार्थ का परिमाण मोल। तो ये आपको 7 जो मूल मात्रक हैं यहाँ से क्वेश्चन आता रहता है, ये आपको याद रखना है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें, अब इन दोनों का कंपेयर करते हैं। एक तो भार हो गया और एक हो गया द्रव्यमान। द्रव्यमान को बोलते हैं मास, ठीक है, और इसको बोलते हैं वेट यानी वजन। आपको बता दूं, जो भार है, किसी वस्तु का जो भार होता है वो पृथ्वी पर जो गुरुत्वाकर्षण बल लगता है उसके द्वारा बढ़ जाता है। और ये इसका जो मात्रक है न्यूटन है, यह है एक सदिश राशि है और ये विभिन्न स्थानों पर अलग अलग रहती है। कैसी? अलग अलग। जैसे ये है तो जो भूमध्य रेखा है उस पर अलग रहेगा वजन और ध्रुवों पर अलग रहेगा। लेकिन जो द्रव्यमान है, मास है, वो प्रत्येक जगह कैसा रहेगा? समान। चाहे आप चांद पर चले जाएं, चाहे कहीं पे भी चले जाएं, आपका जो मास है, द्रव्यमान है, वो सेम रहेगा। लेकिन जो भार है, भार परिवर्तित रहता है। अगर आप चांद पर चले जाएंगे तो जो आपका पृथ्वी पर वजन है तो उसका 1/6 भाग कहाँ पर रह जाएगा? चांद पर। तो ये परिवर्तित रहता है, लेकिन द्रव्यमान सेम रहता है चाहे कहीं पे, यानी द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर अचर यानी सेम रहता है। और ये कैसा है? ये एक अदिश राशि, इसका मात्रक ग्राम या किलोग्राम है। तो जहाँ तक है मैं समझ रहा हूँ कि आप भार और द्रव्यमान में अंतर समझ गए होंगे। आगे बात करें, अब देखते हैं दूरी और विस्थापन में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा समझना है, दो बिंदुओं के बीच की लंबाई को क्या कहते हैं? दूरी। मान लो बिंदु ए है और बिंदु बी है, इनके बीच की जो भी लंबाई है इसको क्या कहते हैं? दूरी। लेकिन दूरी और विस्थापन में एक अंतर है, यानी मैं कहूँ ये है, ये आप 3 चले, ये 4 चले, अब ये दूरी कितनी होगी? 3 इधर चले और 4 इधर चले तो कितना हो गया? 7। वहीं अगर हम विस्थापन की बात करें तो विस्थापन होता है न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो हम ऐसे चल रहे हैं तो ये तो हो गई हमारी क्या? लंबाई। क्या हो गई? दूरी हो गई, डिस्टेंस। और अगर हम यहीं पे विस्थापन निकालेंगे तो विस्थापन हम ऐसे भी जा सकते हैं, यानी सबसे शॉर्ट जो रास्ता होता है वही को क्या होता है? विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट। अब देखते हैं, चले गए मार्ग की जो वास्तविक लंबाई होती है वो क्या होती है? दूरी। इसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती है। और ये शून्य भी हो सकता है, ये शून्य कभी नहीं हो सकता है। दूरी हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, शून्य नहीं हो सकती है। और विस्थापन की बात करें, प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के मध्य की सबसे छोटी दूरी को क्या कहते हैं? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट यानी विस्थापन। परिणाम के साथ साथ दिशा भी इसमें होती है, परिणाम भी होता है, दिशा भी, यानी दिशा जरूरी है। और ये शून्य भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, ठीक है दोस्तों, और नेगेटिव भी हो सकता है और शून्य भी हो सकता है। यहीं पे मैं बात करूँगा आपको कुछ एग्जाम्पल से, जैसे मैं यहीं पे आपको समझाने के लिए, मान लो ये है एक पॉइंट, थोड़ा पेन का साइज छोटा करते हैं, ध्यान से समझें। आप यहाँ से यहाँ पर आए, ये है 100 मीटर है, हम यहाँ से यहाँ गए, ठीक है। तो जो हमारी डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी? 100। और डिस्प्लेसमेंट भी कितना हो जाएगा? वो भी 100 हो जाएगा। अब मान लो मैं यहाँ से यहाँ तक वापस आ गया, वापस आने के बाद अब मैं 50 मीटर चला आया, तो मेरी जो, अब आगे बात करें तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 100 ये चला, 100 यहाँ से यहाँ तक चला और फिर 50 इधर चला, तो डिस्टेंस मेरी हो जाएगी 150। वहीं जो डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट यानी दो बिंदुओं के बीच की दूरी, यहाँ और इसके बीच की दूरी कितनी बची है? डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा दो बिंदुओं की न्यूनतम दूरी कितनी बची है? 50। और फिर मैं यहाँ से फिर आगे और चलाया, तो तीसरी कंडीशन में क्या होगा कि डिस्टेंस मेरी हो जाएगी 200, वहीं जो डिस्प्लेसमेंट है वो कैंसर हो जाएगा 0।
तो ये चीज़ है, ये आपको समझनी पड़ेगी। अब यहीं पे बात करें, जो चाल होती है, क्या दोस्तों, चाल यानी स्पीड। स्पीड में हम किसका प्रयोग करते हैं, दूरी का। चली गई दूरी बट्टे समय, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। तो ये तो इसका फॉर्मूला होगा, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, यानी प्रति इकाई समय में चली गई क्या, दूरी। क्या दोस्तों, यानी दूरी, इसमें बोला है दूरी की। और वहीं अगर वेलोसिटी की बात करें, वेग की बात करें, तो इसमें क्या बोल रहा है, विस्थापन, यानी प्रति इकाई समय में उत्पन्न क्या, विस्थापन। ये आपको याद रखना है। तो वेग क्या हो जाएगा, विस्थापन अपॉन समय। वेग क्या हो जाएगा आपको बता दूं, विस्थापन अपॉन समय। और यह है एक कैसी विस्थापन, जो स्पीड है, स्पीड क्या है, अदिश राशि है। वेलोसिटी क्या है, सदिश राशि है। स्पीड का ऐसा ही मात्रक क्या है, मीटर प्रति सेकंड। वेलोसिटी का जो मात्रक है उसका भी क्या है, मीटर प्रति सेकंड। अंतर आपको समझ में आ गया होगा। आगे बात करें, अगर नहीं समझ में आए तो क्लास को एक दो बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो विजन ऑल एग्जाम टेलीग्राम चैनल से आप इसकी पीडीएफ ले सकते हैं। अब आगे बात करें एसिलरेशन। एसिलरेशन यानी त्वरण। त्वरण की बात करें, हमने वेग समझ लिया, वेग बराबर क्या है, यानी वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ठीक है दोस्तों, क्या है, डिस्प्लेसमेंट टाइम। वहीं पर अब आ रही चेंज ऑफ वेलोसिटी। जो त्वरण होता है एसिलेशन, वो उसको क्या बोलते हैं, वेग परिवर्तन की दर को ही क्या बोलते हैं, त्वरण, यानी चेंज ऑफ वेलोसिटी। समय के साथ वस्तु के वेग में आया परिवर्तन क्या कहलाता है, त्वरण। ठीक है दोस्तों, अब क्या है त्वरण चेंज, यानी अंतिम वेग। अंतिम वेग क्या हो गया, v, प्रारंभिक वेग u। ठीक है, यानी कोई मोटरसाइकिल, मान लो ये कोई मोटरसाइकिल है, अरे ये यहाँ से स्टार्ट होगी, ऐसा तो नहीं है ये एकदम से 100 की स्पीड पर पहुँच जाएगी, कितनी, 100 की। ये मान लो यहाँ से 0 से स्टार्ट होगी, 0 से कहाँ तक जाएगा इसका एसिलेशन, मान लो 100 की स्पीड पर पहुँच गई। ये 0 से 100 की स्पीड में पहुँची है, उसमें कितना समय लगा है, ठीक है, वो मान लो 5 मिनट में। बहुत सारे अच्छे राइडर होते हैं जो बहुत स्पीड से अच्छी, और बाइक भी होती हैं मेन चीज़, जिसका यानी जो पिकअप हाई होता है गाड़ी का, वो बहुत जल्दी स्पीड पकड़ लेते हैं। यानी 5 मिनट में कोई गाड़ी अगर 100 स्पीड पकड़ती है तो प्रारंभिक वेग कितना है, 0, और अंतिम वेग कितना है, 100। ठीक है, कितना समय ले रही, 5। तो ये निकल आएगा एसिलेशन, यानी 100 माइनस 0 अपॉन 5। तो इसका क्या हो जाएगा एसिलेशन, इसका हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब ये कैसे आ गया ये भी बता रहे हैं। जो मात्रक है इसमें बहुत सारे बच्चों को वो रहती है, यानी जो वेलोसिटी है इसका मात्रक क्या होता है, इसका मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अपॉन समय का मात्रक क्या होता है, सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, यह एक क्या है, यह एक सदिश राशि है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आगे अगर इसके आगे और जाते हैं तो एग्ज़ाम में कभी कभार पूछता है और टीचर भी नहीं पढ़ाते हैं, वो होता है जर्क। क्या होता है दोस्तों, जर्क होता है। जर्क को बोलते हैं, यानी त्वरण परिवर्तन की दर को क्या बोलते हैं, जर्क। बस आपको इतना ही याद रहना चाहिए, आगे ना याद करें। अब देखते हैं गति के जो 3 नियम हैं वो। पहला नियम है, यदि कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वो विराम अवस्था में ही रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल ना लगाया जाए, बाहरी बल ना लगे। अगर कोई वस्तु अगर गतिमान है तो वो गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर बाहरी बल ना लगाया जाए। ठीक है दोस्तों, और इसी को जड़त्व का नियम कहते हैं। जड़त्व के नियम 3 हैं और किसी क्लास में उसको डिस्कस करेंगे, अच्छे से करेंगे। यहीं पे ये जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं इनको याद कर लें। यानी वॉशिंग मशीन का कार्य सिद्धांत क्या है, अपकेंद्रीकरण, सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, ये आपको याद रखना है। और जो आप मठा फेरते हैं यानी छाछ को निकालते हैं, उसका भी यही है। ट्रेन चलने पर उसमें बैठे यात्रियों के पीछे की ओर झुकने का कारण क्या है, जड़त्व। जड़त्व का पहला नियम। ठीक है दोस्तों, अगला है
यदि दो समान द्रव्यमान की वस्तुओं की गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना है, इतना है 4:9, तो उनके वर्गों का अनुपात यानी वेगों का अनुपात क्या है, तो ये बताना है। तो इसको मैं हल करा दे रहा हूँ। जो गतिज ऊर्जा होती है काइनेटिक एनर्जी, उसका फॉर्मूला क्या होता है, हाफ mv²। तो m1v1 हाफ m2v2²। तो ये क्या हो जाएगा 4 यानी 4/9। तो ये गया। और ये यहाँ पे बोल रहा है दो समान द्रव्यमान, यानी द्रव्यमान भी समान है, तो ये भी कट जाएगा। अब बचा ये v1² तो अगर स्क्वायर उठाएंगे तो v1/v2 बराबर क्या आ जाएगा, यानी अंडर रूट लगाएंगे इस पर, तो हो जाएगा 2/3। इसका आंसर 2:3 हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बात करें। एक तीक्ष्ण वृत्ताकार पथ पर तीव्र गति से जाता हुआ 4 पहिए वाला वाहन पलटेगा बाहरी ओर। ये भी किसका है, जड़त्व का नियम है। आगे बात करें दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आगे देखेंगे वर्क देखेंगे, एनर्जी देखेंगे, और भी और सारी चीज़ें हैं, शक्ति देखेंगे। ऐसे ही धीमे धीमे इसको कर लेंगे दोस्तों अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक का बटन दबा दें, और ऐसी ही क्लास देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।